द लास्ट लेसन अंतिम पाठ। राइटर अल्फोंस डोडे। लेखक के बारे में। अल्फोंस डोडेट 1840 से 1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु से कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन से युद्ध 1870 से 1871 के दिनों में सेट किया गया है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया द्वारा फ्रांस को हराया गया था। प्रशिया तब शामिल था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। इस कहानी में अल्सिस और लोरेन के फ्रांसीसी जिले प्रशिया के हाथों में चले गए हैं। स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए कहानी पढ़ें। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और दांत से बहुत डरता था, खासकर इसलिए क्योंकि हेमला ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और दिन बाहर बिताऊं। यह इतना गर्म था, इतना उज्ज्वल। जंगल के किनारे पंछी चहचहा रहे थे और चीरघर के खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं अधिक लुभावना था, लेकिन मुझमें प्रतिरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन से बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं, हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश से, और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जितनी तेजी से मैं जा सकता था उतनी जल्दी लोहार वाचर, जो वहां था, अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, मेरे पीछे बुलाया, इतनी तेजी से मत जाओ बूब, तुम अपने पास पहुंच जाओगे बहुत समय में स्कूल। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी, जिसे गली में सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने और बंद होने, पाठों को एक स्वर में दोहराया जाता था, बहुत जोर से, बेहतर समझने के लिए हमारे कानों पर हाथ रखकर, और शिक्षक का महान मेज पर रैपिंग शासक। लेकिन अब ये सब इतना शांत था। मैंने बिना देखे अपनी मेज पर आने के लिए हंगामे पर भरोसा किया था। लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, पहले से ही उनके स्थानों पर, और हेमेल अपने हाथ के नीचे अपने भयानक लोहे के शासक के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलना था और अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसे शर्मा गया और मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेमेल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, छोटे फ्रांज, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। तब तक नहीं, जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था, क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट, अपने झालरदार कपड़े पहने हुए थे। फिर जितनी तेजी से मैं जा सकता था उतनी जल्दी लोहार वाचर, जो वहां था, अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, मेरे पीछे बुलाया, इतनी तेजी से मत जाओ बूब, तुम अपने पास पहुंच जाओगे बहुत समय में स्कूल। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हेमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी, जिसे गली में सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने और बंद होने,
पाठों को एक स्वर में दोहराया जाता था, बहुत जोर से, बेहतर समझने के लिए हमारे कानों पर हाथ रखकर, और शिक्षक का महान मेज पर रपिंग शासक। लेकिन अब ये सब इतना शांत था। मैंने बिना देखे अपनी मेज पर आने के लिए हंगामे पर भरोसा किया था। लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, पहले से ही उनके स्थानों पर, और हेमेल अपने हाथ के नीचे अपने भयानक लोहे के शासक के साथ ऊपर और नीचे चल रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलना था और अंदर जाना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसे शर्मा गया और मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेमेल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, छोटे फ्रांज, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। तब तक नहीं, जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था, क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट, अपने झालरदार कपड़े पहने हुए थे। गांव के बूढ़े आदमी वहां कमरे के पीछे क्यों बैठे थे? इसका कारण ये भी था कि उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे। ये हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था जो अब उनका नहीं था। जब मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने अपना नाम पुकारा। सुनाने की बारी मेरी थी। क्रिडेंट के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं देता, बहुत जोर से और स्पष्ट, और एक गलती के बिना। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा हो गया, अपनी मेज को पकड़े हुए, मेरा दिल धड़क रहा था, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने हेमला को मुझसे ये कहते सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, छोटे फ्रांज। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो ये कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा है, वाह, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि हम कहां से बाहर आ गए हैं। यह एल्सिस के साथ बड़ी परेशानी है। वो कल तक सीखना बंद कर देती है। अब उन साथियों को आपसे ये कहने का अधिकार होगा, ये कैसा है। तुम होने का नाटक करते हो फ्रांसीसी, और फिर भी आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, बेचारे छोटे फ्रांज। हम सबके पास खुद को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ है। आपके माता से पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। वे आपको खेत या मिलों में काम करने के लिए पसंद करते थे, ताकि थोड़ा और पैसा मिल सके। और मुझे भी दोषी ठहराया गया है। क्या मैंने नहीं किया? सबक सीखने के बजाय अक्सर तुम्हें अपने फूलों पर पानी पिलाने भेजा करता था। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी थी? फिर एक बात से दूसरी बात पर हेमेल ने फ्रेंच भाषा की बात करते हुए कहा कि यह सबसे सुंदर भाषा है। दुनिया की भाषा से सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। कि हमें अपने बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपनी भाषा पर कायम रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं ये देखकर दंग रह गया कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह समझा।
उसने जो कुछ कहा वो इतना आसान लग रहा था, इतना आसान। मुझे ये भी लगता है कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और कि उसने कभी भी इतने धैर्य से सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गरीब आदमी जाने से पहले हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो वह जानता था, और एक झटके में ये सब हमारे सिर में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमें लिखने का पाठ मिला। उस दिन हेमेल के पास हमारे लिए नई प्रतियां थीं, जिन पर एक सुंदर गोल हाथ से लिखा हुआ था से फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सिस। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे से छोटे झंडों की तरह लग रहे थे, जो हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटके हुए थे। तुम्हें देखना चाहिए था कि सब कैसे काम करने लगे और कितना शांत था। केवल कागज पर कलमों के खटकने की आवाज आ रही थी। एक बार कुछ भरिंग उड़ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी नहीं, जिन्होंने अपने मछली के कांटों को ठीक से पकड़ने का काम किया, जैसे कि वह भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बहुत नीचे चहक रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन में, यहाँ तक कि कबूतरों को भी गाने देंगे? जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि हामिल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हैं और पहले एक चीज को देखते हैं, फिर दूसरी पर, जैसे कि वो अपने दिमाग में ठीक करना चाहते हैं कि उस छोटे से स्कूल से रूम में सब कुछ कैसा दिखता है। कल्पना। 40 वर्ष तक वह वहीं रहा, जहां उसका बगीचा खिड़की के बाहर और कक्षा उसके सामने थी। ऐसे ही केवल डेस्क और बेंच ही चिकने थे। बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे थे और होपवाइन जिसे उसने खुद लगाया था, खिड़कियों से लेकर छत तक मुड़ी हुई थी। ये सब कुछ छोड़कर इसने उसका दिल कैसे तोड़ा होगा, बेचारा। अपनी बहन को ऊपर के कमरे में अपनी चड्डी पैक करते हुए चलते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। लेकिन उनमें आखिरी दम तक हर पाठ सुनने का साहस था। लिखने के बाद हमारे पास इतिहास का एक पाठ था और फिर बच्चों ने बा, बीबी, बो, बू का जाप किया। वहां नीचे कमरे के पीछे पुराने होसर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों में अपने प्राइमर को पकड़कर उनके साथ अक्षरों की वर्तनी लिखी थी। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी और उसे सुनना इतना मजेदार था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। मुझे वो आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। एकाएक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर एंजेलस। उसी क्षण हमारी खिड़कियों के नीचे ड्रिल से लौट रहे प्रशियाई लोगों की तुरहियां बजने लगीं। हेमेल अपनी कुर्सी पर, बहुत पीला पड़ गया, खड़ा हो गया। मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त, उसने कहा, मैं से, लेकिन कुछ ने उसे दबा दिया। वो जारी नहीं रह सका। फिर वो ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा, चाक का एक टुकड़ा लिया और अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जितना बड़ा वो लिख सकता था, लिख दिया। फ्रांस अमर रहे। फिर वह रुक गया और अपना सिर दीवार से टिका दिया और बिना कुछ बोले उसने अपने हाथ से हमें इशारा किया से। स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम जा सकते हो। थैंक यू फोल्डेड हैंड्स।